हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है? व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, छोटे छोटे चर, यानी उपयुक्त सभी। तो पहला का आंसर होना चाहिए पहला का घ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसे आप लोग गोसेन का नियम भी कहते हैं, तो यह क्या होता है? प्रतिस्थापन का नियम। तो दूसरा का आंसर होना चाहिए दूसरा का ग। तीसरा क्वेश्चन कहता है मांग वक्र का ढाल होता है। तो मांग वक्र का ढाल होता है, देखिए मांग वक्र का ढाल ऐसे होता है, मैंने ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होना चाहिए था ऑप्शन ग, बाएं से दाएं नीचे की ओर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती है? किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती है? तो वो क्या होगा? अनिवार्य वस्तु। आप जानते हैं कि अनिवार्य वस्तु चाहे दाम कितना भी हो जाए, जिसको जो खरीदना है वो खरीदेगा ही, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि क। किसने, अगला है क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था? तो समय तत्व का भी जो विचार प्रस्तुत किया था वो मार्शल थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ख। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मैक्रो किस भाषा का शब्द है? तो मैक्रो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द्वितीय क्षेत्र में निम्न में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? तो इसमें आएगा कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बीमा, बैंकिंग, व्यापार, वस्तुओं का निर्माण। तो यहाँ क्या होगा? वस्तुओं का निर्माण, क्योंकि बाकी तृतीय क्षेत्र है, वस्तुओं का निर्माण द्वितीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 कहता है औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है। तो देखें औसत स्थिर लागत का जो आकार होता है वह थोड़ा सा इस प्रकार होता है, यानी कि आयताकार अति प्रबल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा ऑप्शन घ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होती है? तो उस वस्तु की मांग जो होती है वह होती है सापेक्षिक बेलोचदार, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का होगा ख। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 ना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो इसका आकार जो होता है वह यू आकार की तरह होता है, यानी कि 10वां का आंसर होना चाहिए था ख। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए एआर और एमआर में क्या संबंध होता है? तो एआर और एमआर का जो संबंध होता है वो हमने पिछले वाले सेट में भी देखा था, एआर बराबर एमआर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ग। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग में 8% की कमी होती है तो मांग की कीमत में लोच क्या होगी? तो देखिए मांग की कीमत में लोच का जो फार्मूला होता है वो याद रखिएगा, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना था? 8 था ना, और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 4 है। तो इसे हम काट देंगे तो कितना आएगा? 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ख। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो 13 का आंसर होगा ख। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा एक संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? पूरक वस्तु किसे कहते हैं? जिसके बिना एक के बिना दूसरा का कार्य न हो सके। तो यहाँ होगा चाय और चीनी। 14 का आंसर होगा ग। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अर्थव्यवस्था मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन जो है वह मार्शल का है। यह कथन किसका है? मार्शल का है। तो 15 का आंसर क्या होगा? ख। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 16 कह रहा है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है? तो इसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 16 का आंसर क्या होगा? ग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है नीचे दिए गए एक फर्म में सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई उत्पादन में कुल आगम क्या होगा? तो आप जानते हैं कुल आगम बराबर क्या होता है? समेशन ऑफ एम आर।
मतलब कुल आगम बराबर सीमांत आगम का कुल योग। तो यहाँ पर कितने के बारे में पूछ रहा है? 5 के बारे में। तो हम पाँचों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 1 2 यहाँ 3 हो गया, 4 ये 5 यहाँ, ये सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना आएगा? देखिए 10 8 18, 18 और 2 20 और यहाँ 30, यानी कि कितना आ गया हमारा? 30। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि ऑप्शन में कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का ग, यानी कि 17 का ग हो गया 30। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है परिवर्तनशील अनुपात नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? तो ये 3 स्तर की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देंगे 18 का ग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्योंकि इसका जवाब ग्राफ देखेंगे, याद रखेंगे। थोड़ा इसका ग्राफ में बता दूं तो इसका एक स्तर यहाँ होगा, एक यहाँ और एक यहाँ पर, मतलब 1.2 और 3 स्तर मिलके देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पूर्ति का नियम को प्रदर्शित करता है। तो पूर्ति का नियम का जो फॉर्मूला होता है S बराबर फंक्शन ऑफ P, S बराबर फंक्शन ऑफ P। यहाँ हमें क्वेश्चन 19 का ग प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन 19 का होना चाहिए था S बराबर फंक्शन ऑफ P। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्न में से कौन से सीमांत उपयोगिता को व्यक्त करता है? सीमांत उपयोगिता को व्यक्त करता है। तो सीमांत उपयोगिता को फॉर्मूला जो होता है MUN बराबर TUN इज इक्वल टू TUN-1, यानी कि कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन क होना चाहिए। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन फॉर्मूला यही होता है, इसको याद रखेंगे 20 का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले 2 साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है? तो इसे हम सम उत्पादन वक्र कहते हैं। तो यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक ही है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे सम उत्पादन वक्र कौन सा होना चाहिए। समरोत्पाद वक्र लिख रहा है, समलागत, यानी कि मेरे हिसाब से 21 का घ ही होना चाहिए। यहाँ नाम होना चाहिए, याद रखेंगे, सम उत्पाद वक्र, सम उत्पाद वक्र। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में यहाँ किसे सम्मिलित किया जाता है? तो किसे सम्मिलित किया जाएगा? ऑप्शन ए है पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय, मध्यवर्ती हस्तांतरण, नहीं, ऑप्शन 22 का होना चाहिए और 22 का घ। आगे आते हैं 23 पर। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? तो विदेशी बैंक का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो 23 का आंसर होना चाहिए 23 का घ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है। केंद्रीय बैंक नोट निर्गत करता है, यानी कि उपयुक्त सभी। तो 24 का आंसर होगा घ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। कीनेसियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में से कौन है? तो यहाँ क्या होगा? सामूहिक मांग सही है, सामूहिक पूर्ति सही है, यानी कि ए तथा बी दोनों। 25 का होगा ग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें हैं? तो 4 क्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें पहली जो होता है वो होता है परिवार। याद रखेंगे, पहला क्या होता है? परिवार होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है फर्म। दूसरा क्या होता है? फर्म। तीसरा होता है सरकार और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार ना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। याद रखेंगे। तो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के संतुलन में से कौन सा शर्त होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है ग, C+1+G+X-M। बच्चे X-M जो होता है यह क्या होता है? आयात माइनस निर्यात। और ये क्या होता है? C मतलब उपभोग और G का मतलब होता है विनियोग। तो याद रखेंगे C का मतलब क्या होगा? उपभोग विनियोग, और X-M का मतलब आयात और निर्यात। 26 का आंसर होगा ग। 27 पर आते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर कहता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो इसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो 27 का आंसर होना चाहिए था क। 28 कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली को आवश्यक शर्त कौन सी है? तो आवश्यकताओं की सीमित होना, सीमित क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, यानी कि उपयुक्त सभी। 28 का ऑप्शन होगा घ। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 शाख गुणक होता है, शाख गुणक
होता है। तो ईसा गुना का फॉर्मूला होता है 1/CRR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। तो 29 का होगा क। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करती है। तो केंद्रीय बैंक कैसे नियंत्रण करती है? तो बैंक दर के जरिए। तो यहाँ 30 का आंसर होगा 30 का ए, 30 का क। 31 होता है भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 कहता है नरसिम्हा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो कर सुधार से, बैंकिंग सुधार से। तो 32 का आंसर होगा ख। 33 नंबर क्वेश्चन करता है भारत में बैंकिंग लोकपाल की घोषणा किस वर्ष की गई? तो बैंकिंग लोकपाल की घोषणा जो की गई थी वह की गई थी 1995 में, यानी कि 33 का आंसर होगा घ। 34 कहता है निवेश के निर्धारित घटक कौन से हैं? तो निवेश के निर्धारित घटक पूंजी की सीमांत क्षमता ठीक है, ब्याज दर ठीक है, तो ए तथा बी दोनों। तो 34 का होना चाहिए ग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। यदि MPC बराबर 0.5 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं ना बच्चे K बराबर 1 - MPC। तो क्या हो जाएगा 1/1 - 0.5 घटा देंगे, कितना आएगा 1/0.5, तो यानी कि 2, यानी 35 का ऑप्शन होगा घ। 35 का ऑप्शन होगा घ, याद रखेंगे 35 का ऑप्शन घ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? K बराबर AY, K बराबर 1/1 - MPC और ग कहता है 1/MPC, यानी कि देखिए 36 का जो आंसर होना चाहिए इसमें 1/1 - MPC, यानी कि ग भी सही है और घ भी सही है। तो 36 का ग तथा घ दोनों सही होगा। 27 कहता है यदि MPC बराबर 0.9 है, यदि MPC बराबर 0.9 है और विनियोग 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर याद रखेंगे K बराबर 1 - MPC होता है ना, 1 - MPC, तो 1/1 - 0.9 हो जाएगा। आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1/0.1, आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो आप जानते हैं ना कि कुल आय की जो वृद्धि होती है यानी डेल्टा वाई बराबर K डेल्टा आई होता है। तो यहाँ पर K का मान कितना आया है 10 और डेल्टा आई कितना दिया हुआ है 100 करोड़। तो 10 से हम 100 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी कि आंसर होना चाहिए 1000 करोड़। तो 37 का ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ख। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? तो 38 का आंसर होना चाहिए सार्वजनिक आय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, यानी कि 38 का घ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय को, कर रोपण को, सार्वजनिक ऋण यानी कि उपयुक्त सभी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है विकासशील देशों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो यह होता है घाटे का बजट। तो 40 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि क घाटे का बजट। देखिए दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है इसका हमने PDF बना लिया है, तो आप टेलीग्राम पर जा करके टेलीग्राम चैनल पर जो हमारा ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाइए, वहाँ पर जा करके इसका जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वहाँ उसको मैंने वहाँ पर आंसर कर रखा है। तो आई होप आपको इस सेशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।